नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बात करेंगे जिंदगी की रफ्तार की। जी हाँ, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जिंदगी नहीं रुकती है, लेकिन जो चीज जिंदगी की रफ्तार को चुरा लेती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी पर हम आज बातचीत करने वाले हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संत परमानंद हॉस्पिटल दिल्ली, और साथ ही साथ 1500 से ज्यादा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ये कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, इसकी स्टेजेस के साथ अगर आप डिफाइन करें तो। आर्थराइटिस जो बोली जाती है कॉमन लैंग्वेज में, हम जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, बेसिकली जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में आर्थराइटिस ज्यादा पाई जाती है। तो जो वेट बेयरिंग जॉइंट है, स्पेशली जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट में आर्थराइटिस सबसे कॉमन पाई जाती है, और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे कॉमन रीजन जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो दिस इज एन आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं। उसी तरह जो घुटने में चेंजेस होते हैं, जॉइंट्स में चेंजेस होते हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये नी में सबसे ज्यादा कॉमन है। तो जैसा मैंने बताया कि ये एजिंग प्रोसेस है, तो इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि जब अर्ली आर्थराइटिस होती है, उस केस में जब पेशेंट ज्यादा चलता है या उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, उस कंडीशन में उसमें पेन होता है। फिर धीरे धीरे जब आर्थराइटिस बढ़ती है तो इवन एट रेस्ट पेन शुरू हो जाता है, बैठे हुए भी दर्द है, लेटे हुए भी दर्द है। सो ये एक एडवांस्ड आर्थराइटिस हो गई। और जो एकदम ही सीवियर आर्थराइटिस होती है उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे आपके घर के आसपास लोग होंगे जिनके ऐसे घुटने टेढ़े हो गए हैं, पैर टेढ़े हो गए हैं, डिफॉर्म्ड हो गए हैं। सो दैट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो दीज आर ये आर्थराइटिस के वेरियस स्टेजेस हैं। स्टेजेस का जिक्र जब हम करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर, तो ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए ये समझना कि आखिर उसे ऑर्थोआर्थराइटिस है या फिर वो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, तो सर क्या क्या लक्षण हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि कोई पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से गुजर रहा है या वो उससे सफर कर रहा है? तो जैसा मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। तो जब उम्र बढ़ रही है और घुटने में चलने फिरने में दर्द शुरू हो रहा है, या आप देखो कि घुटने में स्वेलिंग आ रही है, या धीरे धीरे घुटने में टेढ़ापन आ रहा है, सो ये जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं ये बताते हैं कि आपको शायद ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। घुटने में आपके एज रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, और आप इसके लिए आपको जो भी कदम उठाने हैं या किसी को दिखाना है, ट्रीटमेंट लेना है, वो आप शुरू करो। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट और शोल्डर जॉइंट को लेकर आपकी एक एक्सपर्टीज भी है, तो डॉक्टर समझना मैं चाहूंगा कि अब नी रिप्लेसमेंट का जिक्र जब हम करते हैं या फिर घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस का जिक्र अभी आपने किया, तो अभी फिलहाल भारत में क्या स्थिति है सर? क्या वर्तमान स्थिति इसे लेकर बनी हुई है? बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि क्या है कि इंडिया में, हमारे कंट्री में, भारत में नी आर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, एक स्टडी की गई है जिसमें यह पाया गया है कि ऑलमोस्ट 25 से 30% ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, है ना, किसी न किसी स्टेज के आर्थराइटिस में है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें जो कि करीब 140 करोड़ है, तो अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करें देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट 25 to 30 करोड़। इतने लोग किसी न किसी फॉर्म में आर्थराइटिस से सफर होते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादातर जो होते हैं उसमें आर्थराइटिस बहुत ही माइल्ड फॉर्म की होती है, जो ज्यादातर एक्सरसाइज, दवाइयों से ठीक हो सकती है, और बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत ही मिनिमल परसेंटेज होती है जिनको की सर्जरी की जरूरत होती है। ज्यादातर जो है वो दवाइयों से, एक्सरसाइज से, बट स्टिल अगर आप बर्डन ऑफ द डिजीज देखें, सो इट इज क्वाइट हाई। आजकल जब हम डॉक्टर देखते हैं कि अभी तक देखने को ये मिलता था कि जब आप बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ते हैं, आप अपने 40s में चलते हैं, 40s के बाद 50s की तरफ आप बढ़ते हैं, तो उसके बाद घुटनों की परेशानियां जो हैं वो किसी भी व्यक्ति के साथ एक आम बात है। लेकिन आज के समय में क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू भी उतनी नहीं रह गई है खाने पीने में,
और उसके बाद आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर्स को इस तरीके की दिक्कत परेशानी है, तो अब बढ़ती उम्र के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या केवल नाम मात्र रह गया है? क्योंकि यंगस्टर्स को भी दिक्कतें तो हो रही हैं आज के समय में। आप सही बोल रहे हैं कि आज की तारीख में हम यंगस्टर्स में भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देख रहे हैं जी। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि उसको शायद परहैप्स हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बोलेंगे। ओके। इट कैन बी ट्रॉमा रिलेटेड आर्थराइटिस, है ना, इंजरी की वजह से हो सकती है। अक्सर आप देखते हैं कि लोग जिम काफी जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, है ना, अपनी बॉडी को कंडीशन किए बिना, तो उसमें भी ये इंजरी होती है। अंदर जो लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज है, उसमें डैमेज होता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकती है। प्रॉपर फॉर्म के बिना अगर रिपीटेशन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपीटेटिव इंजरी की वजह से होता है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा एक आपने बहुत सही बोला, न्यूट्रिशन। सो आज की तारीख में हमारी कंट्री में न्यूट्रिशन इज अ बिग प्रॉब्लम। अब वो पुअर न्यूट्रिशन नहीं रह गया है, अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। जहां आज से 30-35 साल पहले हम बोलते थे कि इंडिया में लोगों के पास एक बड़े तबके में खाने पीने की दिक्कत है और न्यूट्रिशन पुअर है, आज की तारीख में लोग उल्टा सीधा खा के ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओबेसिटी हो रही है, वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी सीडेंट्री प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गई है। बच्चों का बाहर स्पोर्ट्स फील्ड में जाके खेलना कम हो गया है। दे आर प्लेइंग ऑन देयर मोबाइल, ऑन द कंप्यूटर, लैपटॉप। तो ये सब सीडेंट्री लाइफस्टाइल और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से दिक्कत हो रही है आज के यंगस्टर्स में। बिल्कुल। और ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर हम बात कर रहे हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर ये कहा जाता है कि महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है, महिलाएं ज्यादा सफर करती हैं इस ऑस्टियोआर्थराइटिस से। अब मैं समझना सर आपसे ये चाहूंगा कि क्या वो बायोलॉजिकल वैल्यूज हैं जिनके चलते ये कहा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस विमेन को ज्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू मेंस? नहीं, ये दिस इज अ फैक्ट। अगर मैं खुद अपने पेशेंट को देखूं तो मेरे ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं वो लेडीज होती हैं, वो फीमेल्स होती हैं, ठीक है। और इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जैसा आपने बोला बायोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है जब मेनोपॉज होता है उसके बाद फीमेल्स में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, एक हार्मोन जो होता है। ये हार्मोन जो है ये जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, तो जब ये हार्मोन कम हो जाता है तो जॉइंट में डैमेज जल्दी होता है, ठीक है। सेकेंडली, फीमेल्स में अगर हम अपने ट्रेडिशनली भी देखें और हमारी सोसाइटी में जिस तरह का है कि लड़कियों का न्यूट्रिशन हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा पुअर रहता है, उसकी वजह से भी इनके घुटने थोड़े जल्दी खराब होते हैं। लेडीज में मसल्स जो होती हैं वो भी थोड़ी वीक होती है मेल्स के कंपैरिजन में। और ये जो मसल्स हैं, हमारी थाई की जो मसल्स हैं, ये बेसिकली हमारे घुटने के प्रोटेक्टर्स हैं। तो अगर आपकी मसल्स वीक होंगे तो उसकी वजह से भी घुटने पे जोर आता है। और प्लस ये भी पाया गया है कि जो लेडीज का जो काम होता है कि नीचे बैठना, उठना, और काफी सारी एक्टिविटीज उनकी होती है जो कि नीचे बैठ के की जाती है, इन सब से भी घुटने पे जोर पड़ता है। तो ये सारे रीजन पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि लेडीज में जो है आर्थराइटिस मेल्स की तुलना में काफी ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर जब बातचीत होती है तो अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अब कहा यह भी जाता है, सजेस्ट ये भी किया जाता है कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो क्या सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है, या फिर जो पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर कर रहा है वो किस समय पर आकर ये समझ सकता है डॉक्टर कि अब मुझे सर्जरी की जरूरत है, दवाइयों से काम नहीं बन रहा, अब वी हैव टू शिफ्ट ऑन सर्जरी? बसंत जी, आपने बहुत सही पूछा है ये, और यही चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 95% आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है, ठीक है। लेस देन 5% होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बिना सर्जरी के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करो। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। सो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अपना, अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए, आप एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रांग करिए, उससे आर्थराइटिस के सिम्टम्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इसके साथ हम पेशेंट्स को थोड़ी फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, जहां पे उनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं
जैसे कि ग्लूकोजामिन रहे और कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग एजेंट्स होते हैं, ये सारे दिए जाते हैं। पेशेंट्स का हम देखते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी लेवल कैसा है, क्योंकि अगर आपकी बोन्स वीक होंगी तो उससे भी आपकी आर्थराइटिस बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखें तो इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप में हम पेशेंट्स को कई बार हम ब्रेसेस देते हैं, पट्टे देते हैं पहनने के लिए, जो घुटने को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर पेशेंट कैन यूज अ स्टिक, उससे भी घुटने पे लोड कम आता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि बिना ऑपरेशन के भी पेशेंट को काफी अच्छा आराम आ जाता है। जब ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं तभी उस केस में, और पेशेंट को फिर भी दिक्कत चल रही है, तो उस केस में हम पेशेंट को सर्जरी की सलाह देते हैं। और क्योंकि मैं सर इसके बारे में उतना नहीं जानता हूं, आप तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन कभी कभी देखने को सर ये मिलता है, और मैं बिल्कुल सच्चाई बात आपको ये बता रहा हूं कि पेशेंट्स जो होते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनको अगर ये बता दिया जाए कि अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, अब उन्हें ये नहीं पता कि एक्सरसाइज क्या करनी है, वो बस ये समझते हैं इसका मतलब कि हमें अपने जॉइंट को मूवमेंट में लेके आना है। लेकिन मूवमेंट में लाने की सही फॉर्म क्या है, आपको किस तरीके से अपने जॉइंट को परफॉर्म करना है, किस तरीके से मूवमेंट करनी है, ये अभाव रहता है। उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं मूवमेंट गलत, और उसके बाद वो चीज और ज्यादा ट्रिकी बन जाती है सर। यस, आपने सही बोला कि जैसे ये बोला जाता है ना कि ओनली प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, बिल्कुल, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। हाँ। सो उसी तरीके से आपको सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइज बोल दिया गया और आप कुछ भी करो और फिर बोलो कि नहीं मैं तो कर रहा हूं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात। सो प्रॉपर एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। और अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो नी की आर्थराइटिस के लिए आपको जो थाई मसल्स होती हैं, थाई मसल्स की स्ट्रेचिंग एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूरी होती है। तो इसके लिए अच्छा ये रहता है कि आप हफ्ते 10 दिन के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से सिखा देगा कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, और वो सीख के आप करोगे तो फिर आपको फायदा होता है। और आपने ठीक बोला कि अगर आप गलत एक्सरसाइज करोगे तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो आपको आराम नहीं आएगा, और ये भी हो सकता है कि उससे डैमेज और बढ़ जाए। तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर एक्सपर्ट की सलाह लेनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सर अब 1500 से ज्यादा आप नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं थ्रू रोबोटिक्स, और मैं चाहूंगा इस बारे में आप थोड़ा दर्शकों को ये बताएं कि रोबोटिक्स के माध्यम से नी रिप्लेसमेंट किस तरीके से संभव होता है, और किस स्टेज पर आकर किसी भी पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पेशेंट के अंदर एक ये भी फीलिंग होती है कि नी रिप्लेसमेंट अगर करा लिया तो क्या पता उतनी स्ट्रेंथनिंग रहे या ना रहे जो कि नेचुरल था। ठीक है। सो इसमें आपके बहुत सारे सवाल है और मैं एक एक करके आपको इसका बताता हूं, है ना। सबसे पहले ये कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, इट इज वन सर्जरी विच ड्रामेटिकली चेंजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। जो पेशेंट चल नहीं पा रहा है, जो पेशेंट सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, जिसको लेटे बैठे दर्द होता है, सर्जरी के बाद वो आराम से लंबा चल सकता है, सीढ़ियां चढ़ उतर सकता है और बिना कोई दर्द के कर सकता है। इन पेशेंट्स को माइल्ड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी अलाउड रहती है, जैसे कि साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, या खेलना चाहें, अगर गोल्फ खेलना चाहें तो ये सारी चीजें वो बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ, विगरस स्पोर्टिंग एक्टिविटी जैसे बैडमिंटन रहा या क्रिकेट रहा, वो सब नहीं खेल सकता, लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो सारी चीजें इस सर्जरी के बाद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इट्स ए वेरी सक्सेसफुल सर्जरी जहां पे इसकी जरूरत है, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि रोबोटिक्स से हम और क्या अच्छा कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होती है। दैट मीन्स सर्जरी तो सर्जन ही करता है लेकिन रोबोट की मदद से करता है। तो रोबोट की मदद से जब हम करते हैं तो हमारी सर्जरी की जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी बन जाती है। जो पेशेंट के घुटने टेढ़े हो चुके हैं उनको हम कैलकुलेट करके एकदम सीधे कर पाते हैं। उनके घुटनों के बीच में जो बैलेंस है उसको ज्यादा अच्छे से ठीक कर पाते हैं। तो रोबोट जो है हमें सर्जरी में हेल्प करता है, न कि रोबोट सर्जरी करता है। बिल्कुल। तो जब हम रोबोट की मदद से सर्जरी करते हैं तो सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ती है, सर्जरी का प्रिसीजन बढ़ता है। उससे ये क्या होता है, पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है।
सर्जरी के बाद जो पेन है वो कम होता है। और अगर आपके रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट जो हैं वो अगर प्रॉपर एंगल में लगे हैं तो फिर ये इम्प्लांट चलते भी लंबे समय है। ठीक है, क्योंकि हर पेशेंट, हर मरीज जो कि ये सर्जरी कराने आता है उसका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ये घुटने मेरे कितने चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और हमारा ये हमेशा एम रहता है कि एक बार जो रिप्लेसमेंट हो वो उस पेशेंट की लाइफ टाइम निकाल दे। ठीक है, तो उस सिलसिले में रोबोटिक सर्जरी जो है जब हम एक्यूरेटली करते हैं तो उस घुटने की लाइफ बढ़ जाती है। तो डॉक्टर एक सवाल मेरा ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर जब नी रिप्लेसमेंट तक बात पहुंचती है, क्योंकि आपने 1500 से ज्यादा सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट को परफॉर्म किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत भी है और तारीफ के योग्य भी है, इसके लिए आपकी तारीफ भी। और लेकिन सर आपने अलग अलग उम्र के अलग अलग एज ग्रुप के पेशेंट को हैंडल किया होगा नी रिप्लेसमेंट में, उसमें यंगस्टर्स भी रहे होंगे हो सकता है, और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं जैसे कि 40s और 50s में जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो रहे ही होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जब आप नी रिप्लेसमेंट करते हैं एज ग्रुप का कितना बड़ा फैक्टर रहता है सर, और उसके बाद में जो आपकी तरफ से आफ्टर दिस सर्जरी गाइडलाइंस दी जाती हैं या फिर सजेशंस दिए जाते हैं वो दोनों के एज ग्रुप में किस तरीके से डिफर करते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक पेशेंट जो कि 50s में है और एक पेशेंट जो कि 65-70s में है, उन दोनों के नी रिप्लेसमेंट की अप्रोच में बहुत फर्क रहता है। ठीक है, जो एल्डरली पेशेंट आता है 65-70 में, उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होती है कि मेरा दर्द खत्म हो जाए और मैं अपनी दिनचर्या नॉर्मल तरीके से कर सकूं। ठीक है, और बिकॉज वो 65-70 की एज में आया है तो हमें ये भी रहता है कि ये जो हम रिप्लेसमेंट करेंगे ये इस पेशेंट की लाइफ टाइम निकाल देंगे। तो उसमें सर्जरी करना आसान है और उसमें उनको रिजल्ट्स बताना भी हमारे लिए आसान रहता है। लेकिन जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आज की तारीख में यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनमें आर्थराइटिस हो गई है, जिनमें कि हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो एक तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम उसमें कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें कि पेशेंट को फीलिंग बड़ी नेचुरल सी आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ उस तरह की सर्जरी करें। लेकिन अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ ही रही है तो उस केस में हम पेशेंट को ये बता के करते हैं कि देखिए आपकी एज अभी कम है और आपके जो इम्प्लांट है इनको लंबा चलाना है, तो कुछ एक्टिविटी जो है आपको थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी, जैसे कि दौड़ना, भागना या फिर कोई इम्पैक्ट स्पोर्ट खेलना जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। नीचे बैठना आपको ऐसे अलाउड है बट रेगुलरली मत करा करें। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों से घुटने की जो एक्टिविटी, जो घुटने की जो लाइफ है कम हो जाती है। तो उनको हम इस तरह से बता के करते हैं। और दूसरा हम उनको ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि 20-25 साल के बाद आपको इसमें फिर से एक बार रिवीजन की जरूरत पड़े। तो ये चीजें हम उनको बता के करते हैं। और फिर भी हमने ये देखा है कि जो यंग पेशेंट्स हैं दे ऑल्सो डू वेरी वेल आफ्टर सर्जरी। इट्स जस्ट द क्वेश्चन कि किस पेशेंट को क्या जरूरत है और उसके हिसाब से अगर इलाज किया जाए तो वो अच्छा चलता है। अब बात सर मैं ये करना चाहूंगा, क्योंकि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर मैं स्टडी कर रहा था तो एक जगह मैंने पढ़ा कि आजकल जो पूरा का पूरा कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट रहता है। अब वो तो एक अलग बात है कि ऐसी सीवियर कंडीशन में पेशेंट जा चुका है कि ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, लेकिन यहाँ पर एक संपूर्ण निर्माण यहाँ पर आप कह सकते हैं या फिर पुनर्निर्माण आप कह सकते हैं, जो अभी फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन है उसी को बेहतर बना देना, ऐसा कुछ अभी आपका मतलब कि बिना रिप्लेसमेंट किए हम घुटने को कैसे ठीक कर सकें? हाँ, है ना, एक शॉर्ट आंसर। हाँ, तो ये जो है मतलब बायोलॉजिकल तरीके से हम किस तरह से घुटने की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल। है ना? तो अर्ली आर्थराइटिस में हमारे पास थोड़े से ऑप्शंस रहते हैं जिसमें कि हम कुछ कर सकें। आजकल कुछ इंजेक्शंस आ रहे हैं जिनको हम इसको सप्लीमेंट बोलते हैं, जो जेल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं, जिससे कि घुटने में थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और लोगों को आराम आ सकता है।
या फिर पीआरपी इंजेक्शन हैं, स्टेम सेल टाइप होते हैं, जिसपे काफी काम चल रहा है, जिससे कि ये जो अंदर जो डिजेनरेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। और इसके अलावा और भी काफी जीन थेरेपी पे काम चल रहा है, जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप होने से पहले ही रोका जा सके। बिल्कुल। तो अब ये तमाम बातें हमने की ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेकर, और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और इसके किस तरीके से निदान है। तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।